हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना चाहिए और एकदम अच्छी से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज की क्लास में हम फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो है उसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। बट उसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन अभी हम क्या करें, डिस्कस कर ले रहे हैं, ओके। तो आपको 2 क्वेश्चंस कौन से होमवर्क में थे? एक था क्वेश्चन नंबर 50 एंड एक था क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 में तो आपकी मजे हो गई होगी, क्योंकि वैसा ही हमने सेम क्वेश्चन, ठीक है, फिगर्स के साथ जो है क्लास में ही कर लिया था, ठीक है। मुझे लगा था कि फिगर्स वगैरह तो भी कुछ अलग होगी, बट वो भी नहीं था, फिगर्स भी एग्जैक्ट सेम थी, ठीक है। तो कुछ मतलब ही नहीं बना होगा, आप लोगों ने उसको सॉल्व करके देखा भी नहीं होगा वैसे, ठीक है। ये कुछ सेंस नहीं बन रहा था उसमें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको फटाफट से उसमें जो भी फिगर्स वगैरह में चेंजेस कराने पहले वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तब वो जो फिगर्स वगैरह में चेंजेस कराने के बाद अब जो रहेगा क्वेश्चन, वो आपको क्या करना है, आज जो है क्लास के बाद सॉल्व करके देख लेना है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 56 में आपको क्या क्या चेंजेस करना है। तो जो 8% डिबेंचर्स था उसकी जगह उसको कर दो 10% डिबेंचर्स, ठीक है। एंड 125 की जगह कर देना 350, ओके। 10% बॉन्ड्स जो आपको गिवन था उसको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, ठीक है। तो लाइन को आप हटा दो। उसके अलावा इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच जो है उसको 200 मिलियन कर देना। रिजर्व एंड सरप्लस को 600 मिलियन। टोटल असेट्स को कर देना 1200 मिलियन। देन असेट्स टर्नओवर रेशियो जो है उसको 2 कर दो। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला जो लाइन है वो कुछ भी काम का नहीं, उसको हटा दो। इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो आपको लेना है 30%, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन आपको 10% ही लेना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है 20% लेना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर्स 18% लेना है। एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना, 28 लेना है, ओके। अभी जो पूरी मैंने फिगर्स वगैरह चेंज करा है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है। क्लास के बाद जो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन बन गया, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बना पाओगे, एकदम ही आसान चीज है। बस मैंने क्या करा, फिगर्स वगैरह आपको चेंज करा दी, ठीक है। ये मैंने जो फिगर्स वगैरह आपको लिख के दिए, ये पास्ट ईयर पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम फिगर्स के साथ में, ठीक है। मई 19 के मई 19 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। तो इसको जो है आप क्या करोगे, एक बार सॉल्व करके देख लोगे। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है ये भी आपका क्या है, पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, मई 23 अटेम्प्ट के। एंड जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बहुत कम स्टूडेंट्स जो इसको बना पाए थे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है वगैरह, बट क्या है, क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है ना एकदम प्रॉपर इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक इसमें एम्बिग्यूटी है, इस वजह से जो है स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, ओके। तो अभी हम जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको भी जो समझ में आएगा, और जिनका नहीं बना होगा, ठीक है, तो उनका भी यही रीजन होगा कि उनको क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी पढ़ने के बाद, ठीक है। बट अभी हम देखना क्या करेंगे, आईसीआई के एंड से, ठीक है, उन्होंने जो इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन लिया है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ओके। फटाफट से जो है क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग परचेजिंग इक्विटी शेयर्स of Alpha Limited whose current market price is ₹172.45. The company is proposing a dividend of ₹6 for the year ending 31st of March 2024. Alpha Limited is expected to grow at the rate of 20% per annum for the next 4 years. Thereafter, the growth over the next 3 years will decline linearly by 100 basis point per annum. ठीक है। तो जितना हमने रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आई, ये जो कंपनी है अल्फा लिमिटेड, ठीक है, इसका एक शेयर का प्राइस अभी क्या चालू है, 172.45 चालू है, ठीक है। एंड आने वाले साल में जो है कंपनी एक शेयर के पीछे जो है ₹5 का डिविडेंड जो बांटने का सोच रही है। उसके अलावा आने वाले 4 साल जो है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 20% रहेगा। और उसके बाद वाले जो 3 साल है ग्रोथ रेट क्या होगा, हर साल की साल 1-1% से कम होते जाएगा, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट यानी क्या हो गया, 1%, क्लियर, ठीक है। Thereafter it will stabilize at a certain growth rate per annum infinitely, ठीक है। तो पहले 4 साल ग्रोथ रेट रहेगा 20%, के बाद के 3 साल जो है ग्रोथ रेट क्या होगा, 1% से कम होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5th ईयर जो है क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा। 6th ईयर क्या होगा, 18% हो जाएगा, ठीक है। 7th ईयर क्या होगा आपका, 17% हो जाएगा वैसे, ठीक है। एंड 8th ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, एक सर्टेन इस पे फिगर पे आके क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज हो जा रहा है, ओके। The required rate of return for the investor is 20%. तो आपको RE भी गिवन है, कितना है, 20%. Dividend value is to be taken in 2 decimal points only, ठीक है। तो जो हम
डिविडेंड्स की फिगर निकालेंगे, ठीक है, D1, D2, D3 वगैरह, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है राउंड ऑफ करके लेना है। यू आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू कैलकुलेट दिस स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, जो बोल रहा था ना कि 7 ईयर्स के बाद जो है ग्रोथ रेट जो है स्टेबिलाईज हो जा रहा है, ठीक है, तो कौन से फिगर पे आके स्टेबिलाईज हो रहा है वो आपको बताना है। ओके, सेकंड क्या है, टू एडवाइज वेदर इट इज वर्थ टू परचेज द शेयर एट दिस प्राइस इफ द इन्वेस्टर हैज अ स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 15% पर एनम। अगर आप पहले पार्ट का आंसर सही से निकाल लोगे, दूसरे पार्ट का आंसर आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है गिवन है टेबल के अंदर, तो आपको कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, जो टेबल में दे रखे वही आप क्या करोगे, उसको यूज में ले लोगे। ओके, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, देखो एम्बिग्यूटी क्या आ रही है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि 7th ईयर के, ठीक है, 7th ईयर में जो ग्रोथ रेट था ना 17% का जो आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पहले 4 साल तो ग्रोथ रेट 20% था, बाद के 3 साल जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, 1-1% से कम होते जा रहा है, तो उस हिसाब से तो क्या हो रहा है 7th ईयर में जो ग्रोथ रेट निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 17% आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, बहुत बार क्वेश्चन में जब कुछ भी गिवन नहीं तो ये अज्यूम कर लेते हो ना कि अब क्या है 8th ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, स्टेबिलाईज हो जा रहा है। तो हम क्या मानते हैं कि 7th ईयर में जो ग्रोथ रेट आपका निकल के आ रहा है 17%, वही क्या होगा, अब आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। बट वैसा अगर आप सोचोगे तो उस हिसाब से तो क्वेश्चन में कुछ पूछा ही नहीं कि पहले वाला पार्ट में उसने वही पूछा है ना कि कैलकुलेट द स्टेबल ग्रोथ रेट ऑफ अल्फा लिमिटेड आफ्टर द एंड ऑफ 7 ईयर्स, और अगर आप आंसर बोलते हो कि 17%, ठीक है, तो क्या था, ओरली आ जा रहा था, ठीक है, तो वैसा नहीं पूछ रहा है आपको। यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन लेना पड़ेगा कि जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जब हम 20% ले रहे हैं एंड उससे जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, कंपनी के शेयर का, तो क्या होना चाहिए, अभी करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के जो है एकदम बराबर आना चाहिए। ओके, अब अगर आप ऐसा सोच लेते हो तो आपको एक चीज मिल जा रही, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कितना रहेगा आपका 172.45 रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कितना रहेगा आपका 172.45 रहेगा, ठीक है। और वो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप 172.45 लेते हो तो उसमें क्या होगा, पहले 7 साल के जो आपके डिविडेंड आएंगे, ठीक है, उसका आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है, और उसका आप समेशन भी पूरा कर लोगे। बात समझ में आ रही। 8th ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, स्टेबिलाईज हो जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज करके आप क्या करोगे, 7th ईयर के एंड में, ठीक है, जो टर्मिनल वैल्यू रहेगा वो आप निकाल लोगे, और उसका बाद में आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है, और उसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, जो पहले 7 साल के डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू था उसमें आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, और वो किसके बराबर रहना चाहिए, 172.45 के बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, 8th ईयर एंड ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो आपका क्या होगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अजम्पशन लेना पड़ रहा है ऐसा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। बात समझ में आ रही, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं था कि इंट्रिंसिक वैल्यू आप फाइंड कर लो, ठीक है, बाद में उसको आप क्या करो, कंपेयर करो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर किससे, और बाद में क्या करो, कमेंट करो कि वो ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको अजम्पशन लेना पड़ रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के बराबर है। अगर आप ऐसा अजम्पशन लेते हो तब जाके क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, समझ में आ गई ये बात। चलो फटाफट से इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका भी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो फर्स्ट पार्ट है, जिन्होंने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, होमवर्क में दिया था वैसे मैंने क्वेश्चन, जिनका नहीं बना होगा वो लोग भी क्या करेंगे, फटाफट से इसका सॉल्यूशन जो लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम एक टेबल बना ले रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो आने वाले 7 साल है उसमें क्या क्या डिविडेंड आएगा उसको हम निकाल लेते हैं, और बाद में उसका क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप कॉलम्स बना लो, एक कॉलम बनाना ईयर का, ठीक है, एक दूसरा कॉलम बना लो डिविडेंड का, ओके, उसके बाद एक बना लेना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का, और एक कॉलम आपका आखिरी वाला जो रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू का, ओके। तो ईयर में क्या हो रहा है, पहले 7 साल के हम डिविडेंड निकाल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। आपको क्वेश्चन में क्या दिए रखा था, आने वाले साल में जो है कंपनी एक शेयर के पीछे जो है 6 रुपए का डिविडेंड जो है बांटने का सोच रही है, ठीक है। तो आपको D1 गिवन है, D1 कितना गिवन है, 6, ठीक है। देखो ये वाली लाइन में गिवन था, द कंपनी इज प्रपोजिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹6 फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2024, ठीक है। तो ये क्या है, आपको D1 गिवन है, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम t = 1, ओके। देन आपको और क्या इंफॉर्मेशन गिवन था क्वेश्चन में,
कि पहले 4 साल जो ग्रोथ रेट रहेगा कितना रहेगा, 20% रहेगा। ठीक है, तो आप इजीली जो है सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का भी जो डिविडेंड निकाल सकते हो। क्या रहेगा सेकंड ईयर का डिविडेंड, ठीक है 20% बढ़ा दो, 6 में 20% बढ़ा देना, ठीक है डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करते जाओ, कितना आ रहा है 7.2। ओके, देन 7.2 में जो है और 20% बढ़ा दो, कितना आ रहा है 8.64। ठीक है, एंड 8.64 में और 20% बढ़ा दो तो कितना आ रहा है 10.368 आ रहा है। बट हमें क्या करना था, डिविडेंड जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना था, उसको हम क्या लिख देंगे 10.37। बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, तो हमने पहले 4 साल के जो डिविडेंड रहेंगे हमने निकाल लिया। अब आगे क्या बोल रखा था, बाद के 3 साल जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है 1-1% से डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 5th ईयर जो है ग्रोथ रेट क्या रहेगा 19% का रहेगा, 6th ईयर क्या रहेगा 18% का रहेगा और 7th ईयर क्या रहेगा 17% का रहेगा। ठीक है, तो 5th ईयर का डिविडेंड क्या रहेगा, 4th ईयर का जो हमारा डिविडेंड आया था उसमें हम क्या करेंगे 19% बढ़ा देंगे। ठीक है, 19% बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 10.368 आया था अभी आपका कैलकुलेटर पे, उसमें क्या करो ऐड कर दो 19%, तो आ रहा है आपका 12.34। ठीक है, 12.34। बात समझ में आ रही? 6th ईयर का जो डिविडेंड है उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 5th ईयर का जो आपका डिविडेंड अभी आ रखा है कैलकुलेटर में, उसमें आप क्या करो ऐड कर दो कितना 18%। ठीक है, 18% कितना आ रहा है 14.56। ठीक है, 14.56। एंड 7th ईयर का जो आपको डिविडेंड निकालना है वो आप कैसे निकालोगे, 6th ईयर का जो आपका डिविडेंड आ रखा है कैलकुलेटर में उसमें आप ऐड कर दो कितना 17%। ठीक है, तो कितना आ रहा है 17.03। 17.03, क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया है कि नहीं? अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो उसको लिख दे रहे हैं और वो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। ठीक है, क्या क्या है 0.8333, 0.6944, 0.8333, 0.6944। ठीक है, उसके अलावा 0.5787 के बाद था 0.4823। ठीक है, आगे क्या है देखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, तो आगे आपको गिवन है 0.4019, देन 0.3349 और आखिरी में है 0.2791। 0.2791। ठीक है, तुम्हारे पहले 7 साल के डिविडेंड आ चुके हैं, पहले 7 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी हमने लिख लिया। अब जो है हमें क्या करना है, जो पहले 7 साल के हमने डिविडेंड निकाल रखे थे उनका हमें क्या करना है प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो क्या होगा प्रेजेंट वैल्यूज निकलते जाएगा, फटाफट निकालते जाओ। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.8333, ये आ रहा है 4.998। ठीक है, तो आप 5 लिख सकते हो। ओके, इसके बाद 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944, ये कितना आ रहा है 49.9968 आ रहा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6944, ये भी क्या आ रहा है 4.99968 आ रहा है, तो इसको भी आप 5 लिख पाओगे। ओके, क्योंकि जब आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा 5 ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद 8.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.5787, ये भी क्या हो रहा है 4.999। ठीक है, 999 या बल्कि 49968 आ रहा है। ठीक है, इसको भी जब आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, ये भी 5 ही आ रहा है। ओके, देन 10.37 मल्टीप्लाइड बाय 0.4823, ये भी क्या हो रहा है 5.001451 आ रहा है, तो इसको भी आप 5 लिख सकते हो। ओके, देन 12.34 मल्टीप्लाइड बाय 0.4019, ये कितना आ रहा है 4.96 आ रहा है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस पे अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो कितना आ रहा है 4.96 आ रहा है। देन 14.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.3349, ये आ रहा है 4.88, ये 4.88 एंड 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.2791, ये कितना आ रहा है 4.75 आ रहा है। ठीक है, आखिरी वाले कॉलम में जो फिगर्स है उनका एडिशन निकालना कितना आ रहा है, तो 5 4 बार है तो उसका एडिशन तो 20 हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस 4.96 प्लस 4.88 प्लस 4.75 कितना आ रहा है, ये 34.59 आ रहा है। ठीक है, कितना 34.59। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये? ठीक है, अब आगे देखना क्या था 8th ईयर एंड ऑनवर्ड जो है।
ठीक है, ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, स्टेबिलाइज हो रहा है, ठीक है, बट कौन से फिगर पे आके वो कांस्टेंट हो जा रहा है वो हमें पता नहीं है, वही तो हमें क्या करना है, फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो लेट सपोज करो हम उसको अज्यूम कर लेते क्या है वो, स्मॉल जी है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 7th ईयर के एंड में, ठीक है, टर्मिनल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 7th ईयर के एंड पे, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, तो क्या रहेगा, D8 अपॉन RE माइनस जी, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर जो 8th ईयर के एंड में डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। 8th ईयर में डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, D7, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी, D7 हमें ऑलरेडी पता है कितना है 17.03, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कितना गिवन था क्वेश्चन में, 20% गिवन था, ठीक है, तो 0.20 माइनस, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल वैल्यू आ गया 7th ईयर के एंड में। अब ये तो 7th ईयर के एंड में आया ना, ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, 0th ईयर पे लेके आना है, ठीक है, मतलब इसका भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन 0.20 माइनस जी, ठीक है, बोल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.2 टू द पावर 7, ठीक है। बट आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 7th ईयर का ऑलरेडी गिवन है, उसको हम क्या करते हैं, यूज में ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.2 वोल्ट टू द पावर 7 जो है कितना है, क्वेश्चन में गिवन है आपको ये 0.2791, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे 0.2791 से, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपका आ रहा है, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये जो हमारे पहले 7 साल के डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू का सम आया था 34.59 वो, ठीक है, प्लस क्या रहेगा, टर्मिनल वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू आया था वो, ठीक है, तो क्या है 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन 0.20 माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 0.2791, ठीक है। और यहां पे हम एक अजम्पशन क्या ले रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह क्या करेंगे, लिख देंगे करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो आपको गिवन था वो 172.45, ठीक है। तो आप ऐसा लिखी दो ना यहाँ पे, P0 इक्वल्स टू IV0, यानी करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 34.59 प्लस 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय 0.2791 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस जी, ठीक है। अब आपका देखो इक्वेशन बन के तैयार हो गया, उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, और जो आपका अननोन है जी उसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 172.45, यही था ना, ठीक है, 172.45 इज इक्वल्स टू 34.59 प्लस 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन 0.20 माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 0.2791, ठीक है। 34.59 देखो क्या है आपका, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा उसे, तो 172.45 माइनस 34.59 कितना आ रहा है, 137.86 आ रहा है, ठीक है। तो 137.86 इज इक्वल्स टू 17.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.2791 कितना आ रहा है, 4.753 आ रहा है, ठीक है, 4.753 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी अपॉन 0.2 माइनस जी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 137.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना आ रहा है, 27.572 आ रहा है, 27.572 माइनस 137.86 जी इज इक्वल्स टू 4.753 प्लस 4.753 जी, ठीक है। जी वाली टर्म्स एक साइड में ले लो और बाकी टर्म्स जो है अपोजिट साइड में, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, 27.572 माइनस 4.753 इज इक्वल्स टू 4.753 जी प्लस 137.86 जी, ओके। 27.572 माइनस 4.753 कितना आ रहा है, 22.819 आ रहा है,
ठीक है, इज इक्वल्स टू 4.753 प्लस 137.86 जो है कितना आ रहा है 142.613 आ रहा है। ओके, इंप्लाइज जी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 22.819 डिवाइडेड बाय 142.613। ठीक है, कितना आ रहा है ये 0.1600 आ रहा है। ठीक है, दैट इज 16%। बात समझ में आ गई? हाँ की ना, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट का जो है आंसर फाइंड कर लिया। क्लियर? तो यहां पे बस आपको एक अजम्पशन लेना पड़ रहा था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो किसके बराबर रहेगा, आपका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर के बराबर रहेगा। ठीक है, ये अजम्पशन जब आप यूज में लोगे तभी जाके क्या होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, टू एडवाइज whether it is worth to purchase the share at this price if the investor has a stable growth rate of 15% per annum। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टर ने जो है ये जो कंपनी अल्फा लिमिटेड इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ठीक है उसको जो स्टेबल टारगेट ग्रोथ रेट चाहिए था कितना चाहिए था 15% पर एनम का चाहिए था। ओके, बट अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला जो स्टेबल ग्रोथ रेट निकल के आया है, ठीक है 8th ईयर एंड ऑनवर्ड्स, वो क्या निकल के आया है आपका 16% आया। ठीक है, इन्वेस्टर को तो क्या चाहिए था, सिर्फ 15% ही चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर को 15% चाहिए बट निकल के आ रहा है 16%। ठीक है, मतलब ज्यादा आ रहा है ना, तो इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए, डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लिख दे रहे, देखो सेकेंड पार्ट का आंसर, इन्वेस्टर शुड परचेज शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड as growth rate computed in part 1 is more than the target stable growth rate of 15%। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए टेस्ट हुआ था मई 23 के पेपर में, एंड अभी उसको हमने पूरा बना लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा पूरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो आपको होमवर्क में रहेगा। ठीक है, पिछले क्लास में होमवर्क में था बट उसका कुछ मतलब नहीं बना था क्योंकि वो पूरा क्या था, आपका कॉपी पेस्ट था क्वेश्चन नंबर 30 से, और वो हमने क्या करा था, क्लास में सॉल्व कर रखा था। तो अब जो मैंने फिगर्स वगैरह चेंज करा के दी, उसके बाद आपको क्या करना है, वो वाला क्वेश्चन जो है बना के देखना है। ठीक है, ओके। अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, उसको पूरा समझेंगे। उसके पहले देखो 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, तो एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बट पास्ट ईयर पेपर में पूछा जा चुका है मई 19 के। ठीक है, रीड करो, द शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वेर करंटली बीइंग ट्रेडेड एट ₹46। ठीक है, द कंपनी पब्लिश्ड इट्स रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and declared a dividend of ₹5। The company made a return of 15% on its capital and expects that to be the norm in which it operates। ठीक है, तो जितना भी हमने रीड किया उससे क्या क्या चीज समझ में आ रही, ये जो कंपनी जी लिमिटेड, ठीक है, इसके एक शेयर का प्राइस जो आज की तारीख में क्या चालू है, 46 रुपीज चालू है। ओके, कंपनी ने जो है, ठीक है, अभी प्रेजेंट में जब डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर किया होगा, ठीक है, तो कितने का डिक्लेयर किया है, 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया। ओके, कंपनी मेड अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन इट्स कैपिटल एंड एक्सपेक्ट्स दैट टू बी द नॉर्म इन विच इट ऑपरेट्स। एक तरीके से क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, 15% का रिटर्न जो है बना के दे रही है कैपिटल के ऊपर। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, ठीक है, वहां पे भी क्या है, ऑन एन एवरेज सब इतना ही रिटर्न बना के देते हैं। ओके, जी लिमिटेड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द डिविडेंड टू ग्रो एट 10% फॉर द फर्स्ट 3 years एंड देयर आफ्टर एट 5%। ठीक है, तो अभी आने वाले 3 साल ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 10% का रहेगा, एंड बाद में जो है 4th ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ग्रोथ रेट जो है क्या फिगर पे आके स्टेबलाइज हो जा रहा है, 5% पे आके स्टेबलाइज हो जा रहा है। ओके,
यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द शेयर ऑफ द कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है 15% के हिसाब से गिवन है पहले 3 साल का, क्या क्या है 0.870, 0.756 एंड 0.658 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको हम कंपेयर कर लेंगे आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है उससे। ठीक है, और बाद में हम कमेंट करके बता पाएंगे कि जो कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं कि डिस्काउंट पे। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से, जैसे कि लेट सपोज हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड किया और वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ठीक है, एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 46 है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस रहना चाहिए था 50, बट कितनी है, 46 की, मतलब वो क्या है, डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी हमें। ठीक है, और वही अगर लेट सपोज हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करें और वो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 46 है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस रहनी चाहिए थी अभी 40, बट है कितनी, 46 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी के शेयर्स क्या हो रहे हैं, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। ओके, समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए पूछा गया था ये भी May 19 के पेपर में। ठीक है, इसको हम देखो फटाफट से अभी बना लेते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का, क्वेश्चन नंबर 65 एकदम आसान चीज है, फटाफट से इसको पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, पहले एक टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कॉलम बनाना ईयर, देन डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और आखिरी कॉलम रहेगा प्रेजेंट वैल्यू का। ओके, तो पहले 3 साल जो है, ठीक है, डिविडेंड क्या रहेंगे बताओ। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आपको एक लाइन रीड करना, द कंपनी पब्लिश इट्स रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹5। तो इससे तो क्या समझ में आ रहा है, ये आपको D0 गिवन है। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम T इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? ओके, डिक्लेयर्ड बोल रखा, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹5। ठीक है, कंपनी ने पब्लिश कर दिया है अभी रिजल्ट्स। ठीक है, और उसमें उसने क्या करा है, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया कितना किया, ₹5 पर शेयर के हिसाब से किया। ठीक है, तो ये क्या गिवन है आपको, D0 गिवन है। ओके, तो D1 बताना क्या रहेगा, D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G। ठीक है, एंड पहले 3 साल ग्रोथ रेट कितना है, 10% है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। ओके, कितना आएगा, 5.5 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सेकेंड ईयर डिविडेंड क्या रहेगा, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, कितना आ रहा है देखो। ठीक है, 6.05। क्लियर? क्योंकि सेकंड ईयर का डिविडेंड आप कैसे फाइंड करोगे, D1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। तो D1 कितना है, 5.5, और 1 प्लस जी कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कितना होगा, 6.05। देन थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 6.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कितना आ रहा है देखना, ये आ रहा है आपका 6.655। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। ठीक है, जब आप डिस्काउंटिंग का रेट जो है 15% लोगे, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो आपको पहले 3 साल के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या है, 0.870, 0.756 एंड 0.658 लिख देना। 0.870, 0.756 एंड क्या था, 0.658। ठीक है, अब पहले 3 साल के डिविडेंड हमने निकाल लिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हमारे पास है, प्रेजेंट वैल्यू आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.870 कितना आ रहा है, 4.785। ओके, के बाद 6.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.756, ये कितना आ रहा है, 4.574। ठीक है, अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हो तो ये आ रहा है 4.574। इसके अलावा थर्ड ईयर का जो डिविडेंड उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, तो 6.655 मल्टीप्लाइड बाय 0.658, ये आ रहा है 4.379। ठीक है, 4.379। ठीक है, एडिशन कर लो लास्ट वाले कॉलम में जो फिगर्स है उसका, क्या आ रहा है, 4.785 प्लस 4.574 प्लस 4.379 कितना आ रहा है, 13.738। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में।
बात समझ में आ गई? क्योंकि क्या हो रहा है, फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, स्टेबिलाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इजीली जो है टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे थर्ड ईयर के एंड में। और उसके लिए हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है वो हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। ठीक है, देखना टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे हम, D4 अपॉन RE माइनस G। ओके, अब D4 कैसे फाइंड करोगे आप, D3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G। ठीक है, D3 कितना है 6.655 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G करने पे यहां पे क्या आएगा। ठीक है, फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट क्या हो जा रहा है आपका 5% हो रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस G करने पे क्या होगा, 1 प्लस 0.05 यानी कितना 1.05। ठीक है, डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, 15% ही रहेगा। ठीक है, तो 0.15 एंड ग्रोथ रेट कितना है 5%, तो 0.05। ओके, बताओ क्या आ रहा है ये 6.655 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 0.10। ठीक है, ये कितना आ रहा है 69.878 आ रहा है, 69.878। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये टर्मिनल वैल्यू आया हमारा थर्ड ईयर के एंड में कितना 69.878। ठीक है, अब ये टर्मिनल वैल्यू तो थर्ड ईयर के एंड में आया ना, इसको हमें क्या करना रहेगा, 0th ईयर पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा 69.878 डिवाइडेड बाय 1.15 का क्यूब। ठीक है, 69.878 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.15 का क्यूब जो है ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है थर्ड ईयर का आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, कितना था 0.658। ठीक है, कितना 0.658, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.658 से। ठीक है, कितना आ रहा है देखना 69.878 मल्टीप्लाइड बाय 0.658, ये आ रहा है 45.98। ठीक है, 45.98। बात समझ में आ गई? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू देखो क्या आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू 13.738 प्लस 45.98। ठीक है, ऐड कर लो फटाफट से, 13.738 प्लस 45.98, ये आ रहा है 59.718। ठीक है, एंड करंट मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको गिवन था 46। ओके, क्या दिख रहा है यहां पे, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ठीक है, इंप्लाइज शेयर्स ऑफ, क्या नाम था कंपनी का, शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। ठीक है, शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड आर अंडर प्राइस्ड। ठीक है, क्योंकि जो है जी लिमिटेड के एक शेयर का प्राइस जो है कितना रहना चाहिए था 59.718 रहना चाहिए था, बट है कितना 46। इसका मतलब क्या है, जी लिमिटेड के शेयर्स के अंडर प्राइस्ड है। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड आर बीइंग ट्रेडेड एट डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये? ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये भी अभी हम सॉल्व कर पाएंगे, तो फटाफट से रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन नंबर 66, शेयर्स ऑफ वोल्गा लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 times. The company retains 50% of its earning per share. The company's EPS is ₹10. You are required to determine, ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, the cost of equity to the company if the market expects a growth rate of 15% per annum. तो पहले वाले पार्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है निकाल के बताना है। सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या है,
द इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 16% पर एनम। तो सेकंड वाले इसमें आपको क्या करना है, एक तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू जो है फाइंड करके बताना है। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपका फर्स्ट पार्ट में है वही आपको लेना है और ग्रोथ रेट कितना लेना है, 16% लेना है, 15% की जगह कितना लेना है, 16% लेना है, ठीक है। तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा आपको फाइंड करके बता देना। ओके, थर्ड देखना, द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% पर एनम एंड द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 18% पर एनम। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या करना है, वही सेम ऐसा बोलते आप इंट्रिंसिक वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है, बट अब क्या करोगे आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लोगे, 20% लोगे एंड ग्रोथ रेट कितना लोगे, 18% लोगे, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन भी देखो क्या है, नवंबर 18 के पेपर में पूछा गया, ठीक है। नवंबर 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क के लिए। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, जब भी नया कोर्स आता है, ठीक है, तो उसके बाद के जो 2-3 अटेम्प्ट रहते हैं उसमें क्या होता है, पेपर्स आसान बनते हैं, ठीक है। जैसे आप देखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 65 था, ये भी क्या है, May 19 पेपर का ही क्वेश्चन है। देन नवंबर 2018 का भी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, ये भी एकदम आसान है और ये सब क्या 8-8 मार्क के लिए पूछे गए थे। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अभी भी क्या हो रहा है, May 24 से नया कोर्स आ रहा है, ठीक है। तो आप यही क्या करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि क्या होगा, अभी 2-3 अटेम्प्ट जो है पेपर्स क्या आएंगे, बहुत आसान आएंगे। ओके, चलो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सॉल्यूशन हम फटाफट से लिख रहे हैं। तो आपको क्या क्या डेटा गिवन था क्वेश्चन में, कि प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, 8 है, ठीक है। इसके अलावा रिटेंशन रेशियो कितना है, 50% है, एंड ईपीएस कितना है, 10 है, ठीक है। तो एक चीज तो देखो ऐसी आपको पता चल जाएगी, ईपीएस कितना है, 10 है, एंड पी रेशियो कितना है, 8 है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना रहेगा आज की तारीख में, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कितना रहेगा, 80 रहेगा, ठीक है। ये तो आप एकदम ओरली बता सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें आपकी निकल जा रही है उसको लिखते जाओ, और क्या। तो आपको ईपीएस पता है 10 एंड आपको पी रेशियो पता है 8, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर जो है कितना रहेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कितना, 80। ओके, अब देखना आपको क्या करना था, फर्स्ट वाले पार्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है बताना था, ठीक है, और ग्रोथ रेट कितना कितना लेना था आपको, 15% पर एनम लेना था, ठीक है। तो अब देखना ये मार्केट प्राइस पर शेयर जो आपका आया 80 रुपीज का, ये कब आया, अभी एट टाइम टी इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो इसको आप P0 भी बोल सकते हो, हाँ कि ना, इसको आप P0 भी बोल सकते हो। ओके, ये आपको फॉर्मूला सभी को पता होगा, P0 इज इक्वल्स टू क्या रहता है, D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट है आपका परपेचुइटी तक, ठीक है। तो आपको अगर क्या करना है, प्राइस फाइंड करना है शेयर का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करके, और यहां पे डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या होगा, D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। अब देखना यहां पे आपको D1 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में किधर भी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें फाइंड करना है, और G आपको गिवन है और P0 आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर हम D1 निकाल लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। अब D1 कैसे निकालेंगे, तो देखना आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन गिवन था कि रिटेंशन रेशियो कितना है, 50%, ठीक है। तो अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपए, रिटेंशन रेशियो अगर 50% है, ठीक है, तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 50% रहेगा, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो दैट शुड बी इक्वल टू 100%। तो अगर रिटेंशन रेशियो कितना है, 50% है, तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 50% ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड पर शेयर जो एट ए टाइम टी इक्वल टू 0 जो निकाल सकते हो, ठीक है। फटाफट से देखना यहाँ पे P0 क्या रहेगा आपका, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50%, जो कि कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ कि ना, ठीक है। जो अर्निंग्स पर शेयर था आपका अभी प्रेजेंट में, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो क्या हुआ आपका, डिविडेंड पर शेयर निकल के आ गया टाइम टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। D1 क्या रहेगा, D1 D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G, ओके। D0 की जगह पुट कर दो 5 एंड ग्रोथ रेट कितना लेना है आपको, 15% लेना है, यानी कितना हो गया 0.15, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना आ रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 क्या आ रहा है, 5.75, 5.75, ठीक है। अब हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो P0 की जगह क्या करो, 80 लिख दो, D1 की जगह 5.75, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है।
एंड ग्रोथ रेट की जगह क्या लिखोगे आप 0.15, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस 0.15 इज इक्वल्स टू 5.75 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो गया 5.75 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 0.15, ठीक है। ये अभी हमने जो इतना लिखा है इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कैसे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट D1 अपॉन P0 प्लस जी, ठीक है। D1 क्या है 5.75 है, P0 क्या है 80 और G क्या है आपका 15%, यानी कितना 0.15, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते थे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो D1 की जगह फिर आपको लिखना पड़ता था 5.75, P0 की जगह 80 और G की जगह 15%, ओके। 5.75 अपॉन 80 कितना आ रहा है देखना, ये आपका आ रहा है कुछ 0.071875, ठीक है। इसमें ऐड कर दो 0.15, ठीक है। ये आ रहा है 0.221875, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये आ रहा है 0.2219, ये 0.2219 दैट इज परसेंटेज टर्म्स में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो कितना हो गया 22.19%, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ये चीज, ओके, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इंडिकेटिव मार्केट प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इफ द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 16% पर एनम, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लेना है, जो आपका फर्स्ट पार्ट में आया था 22.19% वही लेना है, बट अब आपको ग्रोथ रेट कितना लेना है 16% लेना है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इंडिकेटिव मार्केट प्राइस क्या रहेगा, ठीक है। यहां पे देखना, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है उसको हम क्या करेंगे यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या लोगे आप D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। D1 की जगह क्या लिखोगे बताओ, ग्रोथ रेट में चेंज आ रहा है ना, ठीक है। पहले ग्रोथ रेट कितना था 15% था, अब ग्रोथ रेट कितना हो रहा है 16% हो जा रहा है, ठीक है। हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी जो है क्या फाइंड कर रखा था, D0 फाइंड कर रखा था, कितना था D0 5 था, ठीक है। अब बताना सेकंड वाले पार्ट के लिए आपका D1 क्या रहेगा, सेकंड वाले पार्ट के लिए आपका D1 क्या रहेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.16, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 मत कर देना, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपका ग्रोथ रेट चेंज हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 16% हो जा रहा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब जो है आपका डिविडेंड पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.16, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लिखोगे आप 0.2219 माइनस ग्रोथ रेट कितना है 16%, यानी कितना 0.16, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.16 जो है कितना आ रहा है 5.8 और डिनोमिनेटर में 0.2219 माइनस 0.16 जो है कितना आ रहा है 0.0619, ठीक है। फटाफट से डिवाइड करो, आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो 5.8 डिवाइडेड बाय 0.0619 यह आ रहा है 93.70, 93.70, बात समझ में आ गई। ये सेकंड वाले पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट का जो आंसर है ना वो भी फाइंड कर ले रहे हैं फटाफट से। तो थर्ड पार्ट की स्कीम में आपको क्या डेटा गिवन है, द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% पर एनम एंड द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 18% पर एनम, ठीक है। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना लेना रहेगा 20% लेना रहेगा एंड ग्रोथ रेट कितना लेना रहेगा 18%, ठीक है। यहां पे देखना मार्केट प्राइस पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही पूरा यूज में लोगे आप D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। अब आपका D1 क्या रहेगा D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G करने पे ही आएगा, ठीक है। बट G का वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे आप 18% लोगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.18, बात समझ में आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको कितना लेना है 20% लेना है, यानी कितना हो गया 0.2 माइनस ग्रोथ रेट कितना लेना है 18%, यानी कितना 0.18, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 कितना आ रहा है 5.9 आ रहा है, ठीक है। एंड 0.2 माइनस 0.18 करने पे क्या होगा 0.02 आएगा, फटाफट से डिवाइड कर लो।
5.9 डिवाइडेड बाय 0.02 कितना आ रहा है, 295 आ रहा है, ठीक है। तो ₹295 पर शेयर। क्लियर? तो हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, है कि नहीं? एकदम आसान चीज, ओके। एंड ये सब 8-8 मार्क के लिए जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66 जो है ये भी हमने बना लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं, ओके। तो एक बात देखो, फटाफट से क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स पे आ जा रहे हैं। यहां पे देखना, सबसे पहले मैं आपको जो एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। अब इसको देखो, एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी जो, ठीक है, सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, उसको आप थोड़ा बहुत ख्याल में लेके आओ, ओके। उसमें क्या होता था कि आपको था, जैसे लेट सपोज करो मशीनरी परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके आप सब डिसीजन वगैरह लेते थे, ठीक है। या फिर जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, आपको फैक्ट्री के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उसको आपने रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए, उसका आप क्या करते थे, डिसीजन वगैरह लेते थे, वो सब चीज वैसे वहां पे क्वेश्चंस आते थे, ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट आप क्या करते हो, पूरा कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हो, ठीक है। वहां पे आप डिसीजन जो है लेने के लिए क्या करते थे, बताओ क्या करते थे आप, कि जैसे अगर मैं मशीनरी क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आज की तारीख में मशीनरी खरीद रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या करता था, एक फोरकास्ट लगाऊंगा, ठीक है, कि जब तक मशीनरी जो है हम काम में ले सकते हैं, ठीक है, तब तक जो है हमें क्या क्या कैश के इन्फ्लोज होने वाले। बात समझ में आ रही सभी को? हाँ कि ना? फटाफट से बताओ, ओके। तो हमने क्या करा, जैसे अगर मैं मशीनरी आज की तारीख में खरीद रहा हूं, ठीक है, और मशीनरी का यूजफुल लाइफ कितना है, 10 ईयर्स है, ठीक है। अब वो 10 साल तक जब मैं मशीनरी यूज करूंगा, तो मशीनरी यूज करके क्या कर पाऊंगा, मैं यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस कर पाऊंगा, और यूनिट्स बेच के क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो पूरे 10 साल में मैं क्या क्या रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकता हूं, उसका क्या कर रहा हूं, मैं एक एस्टिमेट निकाल रहा हूं, एक फोरकास्ट उसका कर दे रहा हूं, ठीक है। हमें कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है, वो भी हमने एक निकाल रखा है, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी हमें कैश का इन्फ्लोज होने वाला है ये 10 साल में, उसको मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है, हमारे डिस्काउंटिंग का जो रेट है उससे, और क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। और बाद में उसका हम क्या करेंगे, जो भी 10 साल में पूरे कैश के इन्फ्लोज होने वाले हर साल के साल, उसके प्रेजेंट वैल्यूज का हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, ठीक है। तो लेट सपोज करो वो आपका आ रहा है कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है, और मशीनरी, ठीक है, मशीनरी जो हम खरीदने का सोच रहे हैं वो कितने की है, 4 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, मशीनरी तो 4 लाख रुपए की है, ठीक है, और मशीनरी यूज करके जो हमें कैश के इन्फ्लोज वगैरह जनरेट होंगे पूरे 10 साल में, ठीक है, उस सबको हम क्या करें, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ले, उसका समेशन जो है कितना आ रहा है, आज की तारीख में 5 लाख आ रहा है, जो कि क्या है, 4 लाख से ज्यादा है। तो हम क्या बोलते हैं कि मशीनरी जो है हमने क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मशीनरी खरीदने पर क्या होगा, हमें फायदा ही होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी कंपनी का, ठीक है, फर्म का जो है वैल्यूएशन करना है, तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पूरा यूज में लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, वो जो फर्म है, ठीक है, उससे क्या क्या जो है कैश फ्लोज होने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में, उसका हम क्या करेंगे, फोरकास्ट लगाएंगे, ठीक है, एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है, और बाद में उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और उसका जब हम पूरा समेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें उस जो फर्म है, ठीक है, वो जो कंपनी है, उसका क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आ रही, ठीक है। बस देखो फर्क क्या होता है यहाँ पे, वो मशीनरी वाले एग्जाम्पल में क्या था, आपका जो कैश का आउटफ्लो जो वो एक ही बार होता था, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब आपने जब भी क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे उसमें मोस्टली आपको ये चीज दिखा था कि कैश का आउटफ्लो क्या होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम मशीनरी खरीद रहे तब, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है, उसका जब आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो आउटफ्लो जो है, ठीक है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, हर साल के साल क्या होगा, आपको कैश के इन्फ्लोज भी होते जाएंगे और कैश के आउटफ्लोज भी होते जाएंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि कंपनी जब आप रन कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म जब आप चला रहे हो, तो क्या होगा, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो है क्या करना पड़ता है, इनकर्ड करना पड़ता है, ठीक है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वगैरह भी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि आपको जो कैश का आउटफ्लो जो है सिर्फ एक ही बार हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और बाद में कभी होने ही नहीं वाला, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कैश का आउटफ्लो जो आपको क्या होगा, हर साल के साल होते जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो फर्म है, ठीक है, उसका फ्री कैश फ्लो जो है हर साल के साल का जो है निकालते जाएंगे, ठीक है। और जो हम फ्री कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ठीक है, वहां पे देखो वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, फ्री कैश फ्लो बोल रहा हूं, इनफ्लो बोल रहा हूं क्या, नहीं, आउटफ्लो बोल रहा हूं क्या, नहीं, क्या बोल रहा हूं, फ्री कैश फ्लो बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, जो भी इनफ्लोज आएंगे, ठीक है, और जो भी आउटफ्लोज रहेंगे, उन दोनों को हम कंसिडर करेंगे, और उसका हम क्या करेंगे, नेट में क्या करेंगे, फिगर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो पहले साल जो है फर्म को जो है
कैश में जो इनफ्लोज होने वाले वो कितने हैं 1000 लाख रुपीस के, ठीक है, एंड जो आउटफ्लोज होने वाले वो है लेट्स सपोज 600 लाख के, ठीक है। तो नेट में क्या हो जाएगा, नेट में इनफ्लोज होने वाले कितने का 1000 लाख माइनस 600 लाख यानी कितना 400 लाख का। बात समझ में आ गई? ओके, वैसे ही हम क्या करेंगे हर साल का जो, ठीक है, क्या करेंगे जो जो इनफ्लोज होने वाले वो निकाल लेंगे, जो जो आउटफ्लोज होने वाले वो निकाल लेंगे, उसका क्या करेंगे हम नेट में जो है फिगर्स निकालते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपको हर साल का जो है फ्री कैश फ्लो मिलते जाएगा फॉर्म का, ठीक है। बाद में डिस्काउंटिंग का जो आपका रेट रहेगा उससे आप क्या करोगे, वो जो फ्री कैश फ्लो आपने निकाल रहे उसका आपने क्या करा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया, और बाद में उसका जब आप क्या करोगे सम निकाल लोगे तो आपका क्या होगा पूरा फॉर्म का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आप डिस्काउंटिंग का रेट जो है आप क्या यूज में लोगे, यहाँ पे आप डिस्काउंटिंग का जो रेट यूज में लोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सिर्फ इक्विटी का वैल्यू फाइंड कर रहे हो क्या, नहीं, आप क्या कर रहे हो पूरे फर्म का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, पूरे कंपनी का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ गए, डेट होल्डर्स भी आ गए, सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगे, ठीक है, डिस्काउंटिंग का रेट क्या लोगे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगे, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं और प्रिसाइसली बोलूं तो क्या बोलेंगे इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, WACC, जिसको हम डिनोट करते हैं KC से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं, जिसको हम डिनोट करेंगे KC से। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जब भी आप फर्म का वैल्यूएशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो जो आपके फ्री कैश फ्लोज आएंगे वो क्या रहेंगे फर्म के रहेंगे, ठीक है। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो डिस्काउंटिंग का रेट यूज में लेना रहेगा कौन सा रहेगा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, जिसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, या फिर उसको आप जो है कैसे डिनोट करोगे, ऐसे जो है KC से डिनोट करोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, इसको फाइंड कैसे करोगे आप WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ठीक है, नाम में ही दिख रहा था देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज का वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे कॉस्ट रहेंगी, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक अलग कॉस्ट रहेगा, डेट होल्डर्स के लिए एक अलग कॉस्ट रहेगा, उसका हम क्या कर रहे हैं वेटेड एवरेज फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा आपका WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ओके। WD क्या होता है आपका वेट ऑफ डेट, ठीक है, KD मतलब क्या होगा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ओके, WE मतलब क्या होगा वेट ऑफ इक्विटी, एंड KE मतलब क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सोचोगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या कॉस्ट रहता है, ठीक है, डेट होल्डर्स के लिए क्या कॉस्ट रहेगा, एकदम नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है। कंपनी जब क्या कर रही है, कंपनी जब क्या कर रही है, लेट्स सपोज करो डेट मतलब क्या कर रही है बैंक वगैरह से लोन ले रही है, ठीक है, तो क्या फ्री में मिल जाएगा क्या, मतलब इंटरेस्ट वगैरह देना ही नहीं पड़ेगा ऐसा रहता है क्या, नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना वहाँ पे। जैसे लेट्स सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, 10% क्या हो गया प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए रहता है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। लेट्स सपोज करो टैक्स रेट क्या है 30% है, ठीक है, तो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो 1 माइनस टैक्स रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 30%, तो 1 माइनस 0.3 करने पे क्या होगा 0.7, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.7 करने पे क्या आ जाएगा आपका 7% आ जाएगा, ठीक है। हम कभी भी क्या लेंगे पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो क्या है डिडक्टिबल एक्सपेंस है, ठीक है। इससे क्या होता है आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है आप उसको क्या कर सकते हो दिखा सकते हो, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, और इस वजह से क्या होगा आपका टैक्स में सेविंग्स होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो भले ही आपको जो है जब आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है कितना है 10% है, ठीक है। बट क्या हो रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप दिखाओगे, ठीक है, उस वजह से क्या होगा आपकी टैक्स में सेविंग्स होगी, तो इफेक्टिवली, ठीक है, आपको जो कॉस्ट लगेगा, ठीक है, वो बैंक लोन जो आपने लिया है उसके ऊपर वो क्या रहेगा 7% का रहेगा, ठीक है। टैक्स में जो सेविंग्स हो रही है उस वजह से क्या हो रहा है आपका कुछ पैसा बच जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको जो डेट का कॉस्ट लगेगा वो 10% नहीं लगेगा, कितना लग रहा है 7% लग रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? ओके। एंड जब कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स वगैरह भी इश्यू करती है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या होगा पैसा तो बना के देना ही पड़ेगा, ठीक है। बल्कि आप कभी भी क्या देखोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कभी भी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कभी भी क्या रहेगा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जब हम कोई भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और लेट सपोज करो कंपनी ने अपने डिबेंचर्स भी जो है क्या कर रहा है इश्यू कर रखा है, ठीक है, और उस कंपनी का हम क्या कर रहे हैं डिबेंचर्स को भी क्या कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्क कहाँ पे ज्यादा रहेगा, ठीक है, जो हम इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं वहां पे क्या रहेगा रिस्क ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर्स जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं उस पर तो क्या होगा हर साल के साल क्या होगा हमें इंटरेस्ट का पैसा मिलते जाएगा, ठीक है। बट जो हम कंपनी के इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि हर साल के साल हमें डिविडेंड वगैरह मिलेगी, इसकी कुछ भी गारंटी नहीं होती, ठीक है। तो रिस्क कहाँ पे ज्यादा है इक्विटी केस में क्या है रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू डेट, ठीक है। और ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता ही है,
कि रिस्क ज्यादा तो क्या चाहिए रहेगा, रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा चाहिए रहता है एज कंपेयर टू डेट होल्डर्स। इसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE, ठीक है। वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको डायरेक्टली गिवन रहा क्वेश्चन में तो बहुत ही बढ़िया, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं रहा तो आप कैसे फाइंड करोगे, CAPM की हेल्प से, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हेल्प से आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लोगे, ठीक है। जैसे यहां पे आप क्या करोगे, KE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। ध्यान में आ रहा है ना सभी को, RF मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, RM मतलब क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और बीटा क्या रहेगा आपका, और जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसका बीटा। बात समझ में आ गई, ओके। समझ में आ गया है कि नहीं, क्लियर, ठीक है। अब वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करोगे उसको भी समझना, ठीक है। तो मैं आपको देखो ओरली एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, जिसका इक्विटी फंड जो है, ठीक है, वो है 500 lakhs का, ठीक है। एंड 10% डिबेंचर्स जो है वो है उसके 300 lakhs के। बात समझ में आ गई, ठीक है। इक्विटी फंड कितना है, 500 lakhs का, ठीक है। एंड जो उसके 10% डिबेंचर्स है वो कितने, 300 lakhs के, ओके। तो यहाँ पे वेट ऑफ डेट बताना क्या रहेगा, 300/800, ठीक है, 300/800। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इक्विटी फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट यानी कितना हो गया, 500 प्लस 300 यानी कितना हो गया, 800 lakhs, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ डेट क्या रहेगा आपका, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी यानी क्या हो गया, 300/800। बात समझ में आ गई, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 3/8। वैसे ही वेट ऑफ इक्विटी अगर आपको फाइंड करने को बोलेंगे तो क्या रहेगा वो आपका 500/800 यानी कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है, 5/8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। वेट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा आपका, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी कभी भी क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल बना के दिया उसमें देखो, वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। वेट ऑफ डेट क्या था, 3/8 था, और वेट ऑफ इक्विटी क्या था, 5/8 था, ठीक है। तो 3/8 प्लस 5/8 करने पे क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये चीज कभी भी ध्यान रखना कि वेट्स का एडिशन क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए। वेट्स का एडिशन कभी भी क्या आना चाहिए आपका, 1 आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। वेट ऑफ डेट आप कैसे फाइंड करोगे, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी जो कैसे फाइंड करोगे आप, इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। डेट प्लस इक्विटी को आप वैसे भी और क्या बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो या इन्वेस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सब चीज नीचे लिख रखी है, बट मैंने अभी आपको क्या करा, पूरा ओरली समझा दिया, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे लिखना वही पूरा लिख रखा है कि जो भी फर्म के फ्री कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। एंड डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट हम यूज में लेंगे वो क्या रहेगा, KC रहेगा, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें फर्म का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जैसे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो फ्री कैश फ्लो रहेगा फर्म का उसको हम डिनोट कर रहे हैं FCFF1, ठीक है। सेकेंड ईयर में, ठीक है, जो फ्री कैश फ्लो रहेगा फर्म का उसको हम डिनोट कर रहे हैं FCFF2। थर्ड ईयर में जो फर्म का फ्री कैश फ्लो रहेगा उसको हम डिनोट कर देंगे FCFF3 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। डिस्काउंटिंग का रेट क्या है, KC है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूं FCFF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC प्लस FCFF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC का होल स्क्वायर प्लस FCFF3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC का होल क्यूब एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई, हाँ की ना, क्लियर हो गया ये चीज, ओके। एंड अब फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कैसे कंप्यूट करते हैं उसके ऊपर अभी हम आएंगे, ठीक है। पर उसके पहले अगर आपको लिखना होगा फटाफट से तो लिख लो कि KC जो है कैसे फाइंड किया जाएगा, WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय K, ठीक है। WD मतलब क्या होगा, वेट ऑफ डेट, ठीक है, यहाँ पे देखो सब चीज लिखी है। WE मतलब क्या होगा, वेट ऑफ इक्विटी। KD मतलब क्या होगा, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। एंड KE मतलब क्या रहेगा आपका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। KD मतलब पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। जैसे वहां पे क्या था, 10% डिबेंचर्स थे, ठीक है, तो इंटरेस्ट का रेट क्या हो गया, 10% हो गया। बट क्या कॉस्ट ऑफ डेट 10% लोगे क्या आप, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, टैक्स रेट जो दिया रहेगा उसको भी आप यूज में लो, ठीक है। तो टैक्स रेट अगर 30% है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या आएगा, 10% मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10% मल्टीप्लाइड बाय 0.7 यानी कितना, 7%। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। एंड KE जो है आप कैसे फाइंड करोगे,
बहुत सारी बार तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली के ही गिवन नहीं रहेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे, CAPM की हेल्प से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की हेल्प से, ठीक है। एंड उसको हमने ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, यहां पे देखो लिखा भी है मैंने कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है कैसे फाइंड करोगे आप, FCFF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC, ठीक है। ये हमने क्या करा, जो फर्स्ट ईयर का फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है उसका हमने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। देन सेकंड ईयर का जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेगा उसका हमने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया, वो क्या रहेगा, FCFF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC का होल स्क्वायर। थर्ड ईयर का जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा आपका, FCFF3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KC का होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके जो भी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेंगे हर साल की, उसका हमने क्या करें, डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लिया, और उसका जब हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा फर्म का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखना, ये जो हम वेट फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, आपके पास जो है 3 चॉइसेस रहती है, ठीक है। एंड उसमें से कौन सी चॉइस जो है आप उसको, मतलब कौन सी चॉइस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखोगे, कौन से इसको सेकंड प्रेफरेंस पे रखोगे और कौन से इसको थर्ड प्रेफरेंस पे रखोगे, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखना, वेट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ डेट आर डिटरमाइंड एज पर टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, तो वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो यूज में लोगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो जो कंपनी है, ठीक है, उसको अपना टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है क्या करना है, 2:3 पे लेके आना है, ठीक है। वो कंपनी को अपना टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है किस पे लेके आना है, 2:3 पे लेके आना है, ठीक है। तो आप वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए जो आपको अब टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो गिवन है 2:3, आपको क्या करना रहेगा, उसको यूज में लेना रहेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पहला प्रीफरेंस देते हैं कभी भी, ओके। तो जैसे यहां पे अगर आपको टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, ठीक है, टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपको जो है क्या है 2:3 गिवन है, ठीक है। एंड इसके हेल्प से अगर आपको वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है तो कैसे करोगे आप, वेट ऑफ डेट क्या रहेगा आपका, D/D प्लस E, ठीक है। D की जगह 2 पुट कर देना और E की जगह 3, तो क्या होगा 2/2 प्लस 3, यानी क्या होगा 2/5, ठीक है। और वेट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा बताना, वेट ऑफ इक्विटी E/E प्लस D, ये क्या आ जाएगा 3/5 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो जब भी आप वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहला प्रीफरेंस जो आप किसको दोगे, अगर आपको क्वेश्चन में जो है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो दे रखा है, ठीक है, तो आप उसको यूज में लोगे और उसकी हेल्प से जो आप क्या करोगे, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करो, ठीक है। बट अगर लेट सपोज करो क्वेश्चन में आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, आपको फिर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। इक्विटी और डेट का जो है मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो आप उसको यूज में लेके क्या करोगे, वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट जो है फाइंड कर लोगे, ठीक है। जैसे लेट सपोज करो, जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था ना, उसमें क्या था, आपको इक्विटी फंड जो है, ठीक है, जो इक्विटी है उसका मार्केट वैल्यू दिया था, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आपको कितना दे रखा था, 500 लाख, ठीक है। एंड डेट का जो मार्केट वैल्यू कितना दे रखा था, 300 लाख। बात समझ में आ गई। आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसका मतलब ये थोड़ी ना रहेगा कि आप वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे कि आपको मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, इक्विटी का मार्केट वैल्यू आपको दिया है एंड डेट का भी आपको मार्केट वैल्यू दिया है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 500 लाख एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको दे रखा है 300 लाख। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको यूज में लेके वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लोगे। तो वेट ऑफ डेट यहाँ पे आप क्या रहेगा आपका 300/300 प्लस 500, यानी कितना 300/800, जो कि क्या आएगा आपका 3/8। एंड वेट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा आपका 500/500 प्लस 300, यानी कितना 500/800, जो कि क्या आएगा आपका 5/8। बात समझ में आ रही, ठीक है, ओके। अगर आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर भी गिवन नहीं, आपको मार्केट वैल्यू भी गिवन नहीं इक्विटी और डेट का, ठीक है, तो अब आपको क्या दिया रहेगा, बुक वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। इक्विटी और डेट का आपको बुक वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, उसको यूज में लेके क्या करोगे, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी जो है फाइंड कर लोगे, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस शीट के हिसाब से, ठीक है, जो इक्विटी फंड है वो कितना है 200 लाख है, ठीक है। एंड जो 10% डिवेंचर्स है वो कितने पे दिख रहे हैं आपके बैलेंस शीट में 100 लाख पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ डेट आप कैसे फाइंड करोगे, 100/100 प्लस 200, यानी क्या हो गया 100/300, यानी कितना हो गया 1/3, ठीक है। एंड वेट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा आपका 200/200 प्लस 100, यानी कितना 200/300, यानी क्या आ जाएगा 2/3। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दिया जाता है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर वो गिवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, वेट्स फाइंड करने के लिए क्या यूज में लेंगे, मार्केट वैल्यू जो आपको दे रखा है इक्विटी और डेट का, उसको यूज में लेंगे। अगर वो भी गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, जो बुक वैल्यू आपको दे रखा है डेट और इक्विटी का, उसको हम यूज में लेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, वेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लेट सपोज करो आपको क्वेश्चन में तीनों चीजें गिवन है, ठीक है। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर भी गिवन है,
आपको मार्केट वैल्यूज भी गिवन है और बुक वैल्यूज भी गिवन है, ठीक है। और अब आपको वेट फाइंड करना है, आप क्या यूज में लोगे, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपको गिवन है ना, उसको आपको यूज में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको पहला प्रीफरेंस दे रहे हैं, दूसरा प्रीफरेंस किसको दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू को दे रहे हैं, और तीसरा प्रीफरेंस किसको दे रहे हैं, बुक वैल्यू को दे रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको तीनों गिवन है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर भी, इसके अलावा मार्केट वैल्यूज भी और बुक वैल्यूज भी, तो आप क्या करोगे, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपको दे रखा है उसको आप यूज में लो और उसके हेल्प से आप क्या करो, वेट्स फाइंड करो। बात समझ में आ गई। लेट्स सपोज करो आपको क्या है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू गिवन, ठीक है। मार्केट वैल्यूज गिवन है आपको इक्विटी और डेट का, और बुक वैल्यूज गिवन है इक्विटी और डेट का। तो अब आपको जो है क्या करना है, वेट फाइंड करना है, ठीक है। इक्विटी और डेट का आपको जो वेट फाइंड करना है, उसके लिए आप क्या यूज में लोगे, मार्केट वैल्यू यूज में लेना, ठीक है। भले आपको बुक वैल्यू भी गिवन है, बट आप क्या करोगे, मार्केट वैल्यू को जो है ज्यादा प्रीफरेंस दोगे एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ही कि नहीं ये पूरा, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है, ठीक है, वो कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, देखना, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले लिख लो आप, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कैसे फाइंड करते हैं, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नोपेट कैसे फाइंड करेंगे और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊंगा पहले, बट आप ये लिख लो कि फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कैसे फाइंड किया जाएगा, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नोपेट मतलब क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब नोपेट कैसे फाइंड करते, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। तो नोपेट कैसे फाइंड करोगे आप, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है, ओके। देखो ये सब चीज लिख रखी है यहाँ पे। नोपेट कैसे फाइंड करेंगे, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे आप, कैपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यूसी मतलब क्या होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड ईबीआईटी कैसे फाइंड करोगे अब, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है कैसे फाइंड करोगे, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना रहेगा, अगर आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो आप क्या करो, सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो डिडक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सेल्स में से जब आप लेस कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आएगा, ईबीडीआईटी आएगा, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीडीआईटी मतलब क्या हो रहा है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अब ये जो आपका ईबीडीआईटी आया, इसमें से आप क्या करो, डेप्रिसिएशन लेस कर दे रहे हो, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन भी लेस कर दोगे, ठीक है, जो कि आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बट उसको आपको लेस करना रहेगा, ठीक है। और तो उससे क्या होगा, आपका ईबीआईटी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। और ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट करने पे क्या होगा, आपका नोपेट आ जाएगा। बात समझ में आ रही, हाँ कि ना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन तो आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लेस किया, उसको बाद में एडबैक भी तो करना चाहिए था, ठीक है। तो हमने एडबैक कर दिया, कैसे समझना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नोपेट जो है वो ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन जो है ये होना चाहिए, ठीक है। किस किस को ये लग रहा है कि ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट जो है प्लस डेप्रिसिएशन, ये आपका नोपेट होना चाहिए, ठीक है। आप जो सोच रहे हो सही है, बट क्या है, हमने नेट इन्वेस्टमेंट में देखो क्या लिख रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपको यही चाहिए ना कि आपका डेप्रिसिएशन जो क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, वो आपका ऐड हो जा रहा है। कैसे देखो, जब आप फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या था आपका, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नोपेट की जगह हम क्या लिखेंगे, देखना, नोपेट की जगह हम क्या लिखेंगे, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। लिखो फटाफट से, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट की जगह आप क्या लिखोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर लेके आओ चीजों को, तो क्या होगा, ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ब्रैकेट के अंदर डेप्रिसिएशन आपका क्या है, निगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर आके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है।
वैसे ही देखना कैपेक्स जो है ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर आके क्या होगा निगेटिव। एंड ये जो आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये भी ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर आके क्या होगा निगेटिव। प्लस डेप्रिसिएशन आ गया है कि नहीं, आ गया है, बात समझ में आ गई। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे अलग से जो है प्लस डेप्रिसिएशन नहीं लिखते। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगर आप यहां पे अलग से जो है प्लस डेप्रिसिएशन लिख दे रहे हो तो उस केस में फिर यहां पे माइनस डेप्रिसिएशन मत लिखो। बात समझ में आ गई? अगर यहां पे आपको जो है प्लस डेप्रिसिएशन लिख देना है तो उस केस में क्या होगा, फिर यहां पे आपको माइनस डेप्रिसिएशन नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ है कि नहीं, समझा कि नहीं ये पूरा? ठीक है, बट ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन ये होता है कि हम क्या करते हैं, नोटपैड को वैसे ही दिखाते हैं EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। एंड नेट इन्वेस्टमेंट जो उसको हम कैसे दिखाते हैं, आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ध्यान रहेगा, समझ में आ गया है? ठीक है, कि यहां पे हम डेप्रिसिएशन को क्यों एड बैक नहीं कर रहे। ठीक है, नोटपैड में हम क्यों EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है, आपको डेप्रिसिएशन एड बैक करके चाहिए था ना, और वो हो भी जा रहा है। ठीक है, यहां पे देखना हो रहा है कि नहीं, वो आपका हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप क्या कर रहे हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस फाइंड करने में आप डेप्रिसिएशन का फिगर क्या कर रहे हो, कंसीडर कर ही नहीं रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, आप जब EBIT फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करो, डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस उसको कंसीडर करो। ठीक है, और उसके बाद ही EBIT फाइंड करो। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है, ठीक है, वो आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो क्या डिडक्टिबल एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा और क्या होगा, टैक्स की सेविंग्स होगी। ठीक है, तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। पर डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो आप सोच रहे हो कि उसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड हो जा रहा है। ठीक है, बस क्या है, उसको हम नोटपैड में जो है प्लस डेप्रिसिएशन लिख के और नहीं दिखा रहे, बल्कि क्या करें, नेट इन्वेस्टमेंट में जो हमने कैपेक्स में से डेप्रिसिएशन लेस किया है, ठीक है, उस वजह से क्या हो रहा है, वो एंड रिजल्ट में आपका क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो एड बैक होके आ जा रहा है। समझ में आ गया क्या पूरा? ठीक है, तो हमने बहुत डिटेल में जो इसको पूरा समझ लिया। क्लियर? तो यहां पे हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, 3 केसेस आपके बनेंगे। जैसे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आपके 3 केसेस बनते थे ना, नो ग्रोथ, देन कांस्टेंट ग्रोथ और मल्टीपल ग्रोथ, वैसे यहां पे भी क्या होगा, 3 केसेस बनेंगे और फॉर्मूला भी कुछ हद तक ही आपका आएगा। ओके, बट ये क्लियर हो गया है? ठीक है, एक बात देखो, क्विकली हम क्या कर रहे हैं, पूरा रिकॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कैसे फाइंड करोगे आप, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है कैसे फाइंड करोगे, नोपैड माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। नोपैड जो है आपका कैसे निकल के आएगा, EBIT मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ओके, देन नेट इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, देन ये जो आपके फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म आएंगे, ठीक है, हर साल के साल, इसका आपको डिस्काउंटिंग करना रहेगा। तो डिस्काउंटिंग के लिए आप कौन सा रेट यूज में लोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम डिनोट करते हैं KC से। ठीक है, वो कैसे निकलेगा आपका, WD मल्टीप्लाइड बाय KD प्लस WE मल्टीप्लाइड बाय KE। ठीक है, WE मतलब क्या होता है आपका, वेट ऑफ इक्विटी, WD मतलब क्या होता है, वेट ऑफ डेट। ठीक है, KE मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड KD मतलब क्या होता है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, CAPM से हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकाल लेंगे, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। बात समझ में आ गई? वेट फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को यूज में लेंगे। अगर वो भी नहीं गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू को यूज में लेंगे। और अगर तीनों गिवन है सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, वही टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज करो क्या है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू गिवन है, तो वेट फाइंड करने के लिए आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, मार्केट वैल्यू को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। वैसा ध्यान में रहेगी ये सब चीजें। ओके, चलो यहां पे हमने ये पूरा की पूरा अभी फटाफट से रिवाइज भी कर लिया। ओके, अब यहां पे जो आपके 3 चीजें बनेगी, ठीक है, नो ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ एंड मल्टीपल ग्रोथ, उसको भी हम फटाफट से अभी एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखना यहां पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में, ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या होता था आपका कि जो पे आउट रेशियो है वो क्या रहता था, 100% रहता था। ठीक है, मतलब कंपनी जितना भी अर्न कर रही हो पूरा की पूरा क्या कर रही थी, शेयर होल्डर्स में बांट दे रही थी। बात समझ में आ रही? ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो आपका नो ग्रोथ वाला मॉडल था उसमें क्या हो रहा था, पे आउट रेशियो जो था वो आपका 100% था। इसका मतलब क्या था, कंपनी जितना भी कमा रही थी, ठीक है, पूरा साल भर में, वो पूरा की पूरा क्या कर रही थी, शेयर होल्डर्स में बांट दे रही थी, कुछ भी जो है फर्दर री इन्वेस्ट नहीं कर रही थी बिजनेस में। ठीक है, इस वजह से वहां पे ग्रोथ रेट क्या था आपका, 0 था। ठीक है, अब यहां पे ठीक है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म वाले इसमें, ठीक है, जो आपका नो ग्रोथ वाला मॉडल रहेगा, ठीक है, तो यहां पे भी क्या रहेगा, ग्रोथ रेट तो 0 रहने वाला है। अब ग्रोथ रेट 0 मतलब यहां पे क्या होगा उसको समझना। ठीक है, यहां पे आपका ग्रोथ रेट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब वो जो
फॉर्म है, वो जो कंपनी है, वो कुछ भी क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कर ही नहीं रही, ठीक है, मतलब कोई भी नई मशीनरी वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रही है, ठीक है, कोई भी नए प्रोजेक्ट वगैरह में क्या कर रही है, पैसा वगैरह नहीं लगा रही, पैसा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो नो ग्रोथ रहेगा उसका मतलब क्या है कि नेट इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। इस वजह से यहाँ पे आपका फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो है वो किसके बराबर रहेगा, सिर्फ नोपेट के बराबर रहेगा। समझ में आ गया है क्या, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म क्या होता है, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, बट अगर कुछ भी ग्रोथ हो ही नहीं रहा है फर्म का, कंपनी का, इसका मतलब क्या, नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा, तो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म क्या रहेगा, नोपेट के बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जो है नो ग्रोथ वाले इसमें कैसे निकालोगे आप, नोपेट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, नोपेट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या था, ईपीएस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या था आपका, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म आप कैसे फाइंड करोगे, नोपेट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है, और ग्रोथ रेट कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट क्या आपका हर साल के साल जीरो रहेगा, इस वजह से फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जो वो भी किसके बराबर रहेगा, नोपेट के बराबर ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका परपेचुटी बनेगा, ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पे, परपेचुटी बनेगा, ठीक है, और क्या करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे परपेचुटी का, ठीक है। उसी से क्या होता है आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, नोपेट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मैं फटाफट से देखो आपको फॉर्मूले का प्रूफ दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हर साल की साल जो है क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट जीरो होने वाला है, इस वजह से कुछ भी ग्रोथ रेट नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है वही क्या रहेगा, सेकंड ईयर के एंड में भी रहेगा, वही क्या रहेगा, थर्ड ईयर के एंड में भी रहेगा, वही क्या रहेगा, फोर्थ ईयर के एंड में भी रहेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड वो किसके बराबर रहेगा, नोपेट के बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हम इसका डिस्काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी प्लस नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी होल टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेगा वो क्या रहेगा, नोपेट के बराबर रहेगा, ठीक है। सेकंड ईयर में भी क्या रहेगा, नोपेट के बराबर रहेगा, थर्ड ईयर में भी नोपेट के बराबर है, सो ऑन। बात समझ में आ रही, ओके। उसमें कुछ भी चेंज आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या आपका जीरो है, और ग्रोथ रेट जीरो क्यों है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या हर साल के साल जीरो है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होगे तो क्या है, ये टर्म्स जो है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट जीपी बनेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, ठीक है। और इसका आपको क्या करना है, सम फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म वोल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ये जो भी मैंने हाईलाइट किया, ओके, लिख दो, नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो जो है कैसे फाइंड करोगे आप, सेकंड टर्म जो है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करने पे आपका क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस केसी आएगा, ठीक है। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस केसी, देखना, नोपेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस केसी। ये 1 प्लस केसी, ये 1 प्लस केसी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या निकल के आ रहा है, नोपेट डिवाइडेड बाय केसी। बात समझ में आ गई, 1 माइनस 1 तो क्या हो गया, जीरो, तो क्या बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ केसी बचा, तो नोपेट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ गया सभी को, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया। प्रूफ वगैरह कोई ध्यान रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, मेन आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि नो ग्रोथ जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ नो ग्रोथ नेट इन्वेस्टमेंट विल बी जीरो, ठीक है। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं। तो इस केस में जो है वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेंगे वो क्या रहेगा आपका, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 होल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। बात समझ में आ गई। जैसे देखना कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था आपका, डिविडेंड पर शेयर एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आरई माइनस जी। उसी तरीके से यहां पे निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, D1 की जगह क्या आ गया आपका, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय आरई की जगह क्या आ गया, केसी आ गया, एंड ग्रोथ रेट का वही आपका जी है, ठीक है। क्या हो गया, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1
डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, वो ये देखो लिख रखा है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, इसका प्रूफ भी क्या होगा, सिमिलर लाइंस पे आएगा। क्या करेंगे यहाँ पे हम जो भी आपके फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेंगे हर साल के, उसका क्या करेंगे हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और क्या करेंगे बाद में उसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बनेगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज में लेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, उसी से क्या होगा आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। एंड मल्टीपल ग्रोथ वाले इसमें क्या होगा समझना, मल्टीपल ग्रोथ वाले इसमें क्या रहेगा, लेट सपोज करो वो बोल देगा कि पहले 5 साल जो है, ठीक है, जो आपकी अर्निंग्स है, रेवेन्यू है, वो सब क्या हो रहा है, लेट सपोज करो 25% से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आपका जो ग्रोथ रेट वगैरह क्या हो गया, स्टेबलाइज हो जा रहा है और किस पे आ जा रहे हो, 15% पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल ग्रोथ वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके कुछ साल तक, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या रहेगा आपको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहले 5 साल जो है ग्रोथ रेट जो है कितना है, 25% है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बोल देगा कि बाद में जो है ग्रोथ रेट जो है स्टेबलाइज हो जा रहा है, किस पे आ जा रहा है, वो 15% पे आ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में भी देखा था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे आपका बनेगा मल्टीपल ग्रोथ के इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले 5 साल तक, ठीक है, ग्रोथ रेट जो है वो कितना है, 25% है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 साल के जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है वो हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स के जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उसका हम प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर लेने वाले। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो आपका स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5th ईयर के एंड में। ठीक है, हम क्या करने वाले, टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5th ईयर के एंड में और बाद में उसका क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब वो जो टर्मिनल वैल्यू हम फाइंड करेंगे 5th ईयर के एंड में, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ वाला जो मॉडल है उसको यूज में लेके हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे 5th ईयर के एंड में। ठीक है, और बाद में उसका हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 5th ईयर जो पहले 5 साल के फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म के प्रेजेंट वैल्यूज का एडिशन हमारा आ रखा था, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टर्मिनल वैल्यू का जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आया वो, उससे क्या होगा, हमारा फर्म का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में दे रखा है, प्रॉब्लम नंबर 24 जो हमारे क्वेश्चन बुक में एंड प्रॉब्लम नंबर 39 जो है वो आपका क्या है, मल्टीपल ग्रोथ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके देखने वाले। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जहां पे आपका ग्रोथ रेट जो है 25% का है, वहां पे क्या रहेगा, आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ अलग रहेगा, एंड जहां पे आपका ग्रोथ रेट जो स्टेबलाइज हो जा रहा है वहां पे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अलग रहेगा। ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो पूरा डेटा दिया रहेगा जिसके हेल्प से जो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लेट सपोज करो पहले 5 साल जो है ग्रोथ रेट जो है कितना है, 25%। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट जो है आपका बाद के 3 साल जो ग्रोथ रेट क्या हो रहा है आपका, हर साल के साथ 2-2% से कम होते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 6th ईयर ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा, 23% हो जाएगा। ठीक है, देन 7th ईयर ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा आपका, 21% हो जाएगा। ठीक है, एंड 8th ईयर जो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा आपका, 19% हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 9th ईयर एंड ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट जो स्टेबलाइज हो जा रहा है 15% पे आके। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, मल्टीपल ग्रोथ वाले इसमें ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8 साल के जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म रहेंगे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट 8 ईयर्स के जो आपके फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है वो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे फटाफट से। बाद में हम क्या करेंगे, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और उसका एडिशन भी कर लेंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करने वाले, 8th ईयर के एंड में जो टर्मिनल वैल्यू आएगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ वाला जो फॉर्मूला होगा उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, 8th ईयर के एंड में जो टर्मिनल वैल्यू रहेगा हम निकाल लेंगे। कैसे, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट द एंड ऑफ 9th ईयर। ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट टाइम t = 9 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। ये करने पे क्या होगा, हमारा टर्मिनल वैल्यू निकल के आ जाएगा 8th ईयर के एंड में। ठीक है, और बाद में उसका क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करने वाले हम, पहले 8 साल के जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है उनका जो प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल रखा था उसका जो एडिशन था उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू जो था टर्मिनल वैल्यू का। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू था हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा फर्म का वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ कि ना? क्लियर है ये चीज? ओके, तो यहां पे हमारा पूरा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक सेकेंड, समझ में आ गया है कि नहीं? ओके, तो यहां पे फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच हमारा कंप्लीट हो गया। फटाफट से एक बार क्या कर रहे हैं हम, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो इसको भी पूरा देख लेते हैं। ठीक है, अब फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है उससे क्या होगा, आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आएगा। ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच से क्या हो रहा था, फर्म का जो है पूरा वैल्यू निकल के आ रहा था। ठीक है, बट फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच से क्या होगा, आपका सिर्फ इक्विटी का जो है वैल्यू निकल के आएगा। बात समझ में आ रही? देखो फर्म का वैल्यू मतलब क्या होता है, इक्विटी का वैल्यू प्लस डेट का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। बात समझ में आ गई? ठीक है, बट जब आप फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच यूज में लोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपका इक्विटी का ही वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर?
समझ में आ रही है ये चीज? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हर साल का जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी रहेगा उसका हम क्या करेंगे, फोरकास्ट लगा देंगे, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट हम निकाल लेने वाले, ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, उसका डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसका समेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी जो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बट क्या होगा, डिस्काउंटिंग का जो आप रेट यूज में लोगे वो क्या केसी रहेगा क्या, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा क्या, नहीं, ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा आपका, के रहेगा, ठीक है, जो कि क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर? ओके, अब यहां पे देखना फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको फटाफट से अब बता रहा हूं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे फ्यूचर ईयर्स में, ठीक है, जो भी फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एस्टिमेट लगा लेंगे, फोरकास्ट लगा लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे, उसका समेशन कर देंगे, उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा, और डिस्काउंटिंग के लिए जो डिस्काउंटिंग का रेट इसमें लेना है वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, ठीक है। अब क्या बात आ रही है कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करोगे आप, पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब वो पैसा जो आपके इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स दोनों के लिए, बात समझ में आ गई, ठीक है, मतलब साल भर में कितना पैसा जो है कंपनी ने बनाया है जो कि क्या रहेगा, इक्विटी होल्डर्स के लिए भी और डेट होल्डर्स के लिए भी, ठीक है। इसके लिए वहां पे हम क्या कर रहे थे, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे वहां पे हम, नोपेट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके लिए तो देखो वहां पे हमने क्या करा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है लेस करा था क्या, नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, आपका फर्म का वैल्यू निकल के आ रहा था, ठीक है, और फर्म के वैल्यू में क्या होगा, आपका इक्विटी का वैल्यू और डेट का वैल्यू दोनों होता है। इस वजह से वहां पे हम क्या कर रहे थे, आप जो फ्री कैश फ्लो निकाल रहे थे फॉर फर्म उसमें क्या हो रहा था, आपने क्या करा था, आप ऐसा सोच रहे थे कि कंपनी जो है कितना पैसा पूरा मिला के दे रही है, किसको, इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स दोनों को मिला के, ठीक है, कंपनी जो है फर्म जो है पूरा मिला के कितना पैसा बना के दे रही है इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स को मिला के। इसके लिए वहां पे हमने क्या करा था, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड किया था, ठीक है, वहां पे हमने क्या ये लिया था क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह नहीं, वहां पे हमने क्या करा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी कंसीडर नहीं करा था। बात समझ में आ गई, ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच में क्या कर रहे हो आप, इक्विटी का वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना रहेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो कंपनी है, ठीक है, जो फर्म है वो अपने इक्विटी होल्डर्स को जो कितना पैसा बना के दे रही है हर साल के साथ, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पैट ले रहे हो, बात समझ में आ गई, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, पैट ले रहे हो, ठीक है, और उसमें से आपको क्या लेस करना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे आप लेस क्या कर रहे हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता, कंपनी जो पूरा की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसमें इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन था। नेट इन्वेस्टमेंट जो हम निकालते हैं उसमें क्या था, जो कंपनी, ठीक है, पूरा साल भर में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, कैपिटल गुड्स वगैरह के अंदर, ठीक है, उसमें इक्विटी होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, डेट होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों आ जा रहा था उसके अंदर, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वो चीज देखेंगे कंपनी ने जो पूरा मिला के इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसमें इक्विटी होल्डर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप कैसे निकाल लोगे, कंपनी ने जो पूरा मिला के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करा है मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, खत्म, उससे क्या होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप कैसे फाइंड करोगे, नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, बताओ फटाफट से, समझ में आ गया ये पूरा, ओके। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करोगे आप, पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कैसे निकल के आएगा आपका, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे निकल के आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अगर आपको वेट ऑफ इक्विटी गिवन नहीं, वेट ऑफ डेट गिवन है, तो क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस WD, क्योंकि 1 माइनस WD करने भी क्या होता है, WE आ जाता है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। रीजनिंग भी समझ में आ रही है ना, कि वहां पे नो पैट लेते थे, यहाँ पे पैट क्यों ले रहे, वहां पे नेट इन्वेस्टमेंट लेते थे, यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे, ये चीजें भी समझ में आ रही है पूरी, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा लिख रखा है वो हमने, फटाफट से लिखना कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है कैसे फाइंड करोगे आप, पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस WD। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। अब देखना यहाँ पे भी आप जो वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करोगे वो कैसे रहेगा आपका, लेट सपोज करो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी उसको हम डिनोट कर रहे हैं FCFE1, ठीक है। सेकंड ईयर में जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी उसको हम डिनोट कर रहे हैं FCFE2। थर्ड ईयर में जो आपका फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी उसको हम डिनोट कर रहे हैं FCFE3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा, इसका डिस्काउंटिंग करना रहेगा, ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो डिस्काउंटिंग का रेट जो हम यूज में लेंगे वो क्या रहेगा, के ही रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यूज बताना क्या क्या आती जाएगी, FCFE1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के प्लस FCFE2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के का होल स्क्वायर, ठीक है, बाद में FCFE3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के का होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, इसको सबको ऐड कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा इक्विटी का जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है,
ठीक है, ओके। अब यहां पे भी देखना आपको जो, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फाइंड करना रहेगा। कैसे फाइंड कर रहे थे आप? नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस WD, ठीक है। तो आपको जो वेट निकालना रहेगा, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो अगर आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपको टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो जो है गिवन है, तो आप क्या करोगे? उसको प्रेफरेंस दोगे और उसके हेल्प से क्या करोगे? आप वेट निकाल लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे आपको दिया टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, लेट्स सपोज करो 1:2 है, ठीक है। बात समझ में आ गई? टारगेट डेट टू इक्विटी रेशियो जो कितना है 1:2 है, ठीक है। तो अगर आपको वेट ऑफ इक्विटी चाहिए तो क्या हो जाएगा? आपका 2/3 आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आपका 1:2 है, तो जब आप वेट ऑफ इक्विटी फाइंड करोगे तो क्या रहेगा? आपका 2/2 + 1 यानी कितना हो गया? 2/3, ठीक है। या फिर अगर आपको वेट ऑफ डेट चाहिए तो क्या रहेगा? 1/1 + 2 यानी कितना? 1/3। बात समझ में आ गई? बट अगर आपको टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, ठीक है, अगर आपको टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे वो समझना, ठीक है। तो उस केस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम? नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग्स, ध्यान रहेगा, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग। अगर आपको टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो उस केस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर रहे थे हम? नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस वेट ऑफ डेट, ठीक है। बट अगर आपको टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो गिवन ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा? वेट निकाल ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से यहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? आपका नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग्स, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग्स, ओके। एंड नेट बोरिंग्स जो है कैसे निकालोगे आप? टोटल बोरिंग्स लेस टोटल रिपेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? पहले तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग। एंड नेट बोरिंग कैसे फाइंड करोगे आप? टोटल बोरिंग्स लेस टोटल रिपेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ओके। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है पूरा? ठीक है, तो यहां पे हमने फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो ये भी पूरा समझ लिया, ठीक है। फटाफट से देखो इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं। क्या आता है यहां पे? फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच से क्या होगा? इक्विटी का जो है वैल्यूएशन निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां पे क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर ईयर्स में, ठीक है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी क्या क्या रहेगा उसका हम क्या करें? फोरकास्ट लगा ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक एस्टीमेट लगा ले रहे हैं, और बाद में क्या करें? उसका डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसका समेशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग करने के लिए जो रेट हम यूज में लेंगे वो कौन सा रहेगा? आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? CAPM की हेल्प से निकालोगे, ओके। अब देखना, अब वो जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो है वो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला क्या है आपका? पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आपको क्या सोचना है कि जो कंपनी है, ठीक है, वो साल की साल जो इक्विटी होल्डर्स को जो कितना पैसा बना के दे रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसके ऊपर हक किसका रहता है? पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। बट क्या होगा? कंपनी कुछ ना कुछ क्या करेगी? कैपिटल गुड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगी ना, ठीक है। तो पूरा मिला के जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी कैपिटल गुड्स वगैरह में, ठीक है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम? नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कितना पैसा जो है बच रहा है अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या रहेगा? पैट माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, आगे ना, ठीक है। तो यहां पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर रहे थे हम? नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस WD, ठीक है। ये वेट्स जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? आपको जो टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो अगर गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उसके हेल्प से हम क्या होगा? वेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट अगर टारगेट डेट फाइनेंसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? आप वेट फाइंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस केस में जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? नेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट बोरिंग्स, ठीक है। और नेट बोरिंग्स कैसे फाइंड करोगे आप? टोटल बोरिंग्स लेस टोटल रिपेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर हो गया क्या पूरा? ओके, ठीक है। तो यहां पे हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म अप्रोच एंड फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी अप्रोच जो है पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हमने पूरा डिटेल में अभी समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट उसको हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? हम इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहने वाले, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। देन मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है वो भी हम समझेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
एंड क्या हार्डली उसको 10-15 मिनट लगेगा समझाने को, या फिर उससे भी कम टाइम लगेगा, और आपको क्या होगा ईवीए और एमवीए जो समझ में आ जाएगा, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड पास्ट ईयर पेपर्स आरटीपीसी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ रखे, तो उनकी भी हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार देखना, मैं कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, उसको आप एक बार नोट कर लो होमवर्क क्वेश्चंस को, ठीक है, जितना अभी हमने पढ़ रखा है ना उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस है। तो एक क्वेश्चन देखो जो आपको होमवर्क में है, वो है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, मार्क करना फटाफट, क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये आपको होमवर्क में, एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 43 ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 56 जो होमवर्क में, वो तो पिछले क्लास में होमवर्क में था ना, वो तो क्या हुआ, पूरी की पूरी फिगर्स सेम थी, इस वजह से क्या करा मैंने, सिर्फ फिगर्स आपको चेंज करके दे दिया, और वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके देख लेना है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, बहुत ज्यादा हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो होमवर्क क्वेश्चंस है इनको आपने क्या करना है, एक बार ट्राई करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अभी क्या है, मई 23 के पेपर में पूछा गया था 10 मार्क के लिए, ठीक है। एंड इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो है जुलाई 21 के ओल्ड कोर्स के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, वो 8 मार्क के लिए पूछा गया था, और यहाँ पे जो है 10 मार्क के लिए पूछा गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बराबर से क्वेश्चन जो है पूरा रीड करना, इंटरप्रेट करना, इजीली बना लोगे उसको, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखोगे दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 43, क्लियर? ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।